हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी क्लासेस कराई जा रही हैं, जो कि प्रीवियस ईयर को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो संविधान को लेकर है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको इस क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप अच्छा सा स्कोर करके आ सको अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों होगा, चलिए इसको हम व्याख्या के थ्रू जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि कैबिनेट मिशन की, ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों, ठीक है, संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946, ठीक है, जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। इसने अपना कार्य जो है वो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। ठीक है, 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। ठीक है, तो अनेक समितियां जो है वो नियुक्त की गई थी। इनमें प्रमुख थी, इनमें जो नियुक्तियां जो थी वो प्रमुख कौन कौन सी थी, तो वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, प्रारूप समिति थी, जिनमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यही हमारा क्वेश्चन था अभी। तो जो संघ शक्ति समिति थी, ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वार्ता समिति के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, कह सकते हैं। ठीक है, और जेबी कृपलानी कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज, ठीक है, जो भारत का संविधान है उसका जो मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। ये आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ से या किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो चलिए इसका हम जो है व्याख्या भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते होंगे, दी गई है कि भारतीय संविधान हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। यानी भारतीय संविधान जो है वो हाथ से लिखा गया था और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा गया था। इसकी वास्तविक प्रति जो थी, ठीक है, इसकी जो वास्तविक प्रति थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी, या कहें कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। ठीक है, इसे जो है एटैलिक स्टाइल, ठीक है, इसे जो है एटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था। इसे जो है एटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था। और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने, ठीक है, ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि हर पेज को, ठीक है, शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने जो संविधान के जो पेज हैं उनको सजाया था, तो शांति निकेतन के कलाकारों ने, ठीक है, शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 भाग, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल जो है वो 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचियां शुरू में कितनी थी, तो 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है संविधान की, तो 12 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत एक है। यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कि भारत क्या है। यहाँ पर लिखा है कि भारत एक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, या हम इसे पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राज धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य व अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य व अखंड शब्द जोड़े गए। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी जो शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको भी आप लिख जरूर लीजिएगा, जैसे कि आप एग्जाम के कुछ 2 या 3 दिन पहले आप इसको रिवाइज करके जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या को भी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट है यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते होंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, मतलब भारत जो है एक गणतंत्र है, तो इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि गणराज्य अर्थात जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता, ठीक है, आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को, ठीक है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र या जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो यहाँ पर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, वह कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके जरिए से। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। ठीक है, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में कि उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित, ठीक है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। ठीक है, क्या है, तो उद्देश्यों में विचारों में समानता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर पूछा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसमें किसी समिति के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष आपको बताने हैं कि कौन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि 9 दिसंबर सन 1946 में एक पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। उस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन ये अध्यक्ष अस्थायी रूप से थे। ठीक है, अस्थायी रूप से थे और इनकी ही अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो संपन्न हुई थी। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, पहली बैठक जो हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर। ठीक है,
जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के, और ये स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? एक स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब? तो 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर सन 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में रखा, लेकिन 22 जनवरी सन 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। रखा कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। डॉक्टर बी एन राव, ठीक है, डॉक्टर ये रहे कि डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार, डॉक्टर बी एन राव जो थे उनको संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जैसे कि आपको दिखाया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का, ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूरी आता है ज्यादातर जो परीक्षाओं में, आपको इससे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगान, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगान है जिसे जनगण मन के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना किसने की थी? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना की थी। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रगान जो कि जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में, यानी कि आपकी परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जनगण मन जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और कब? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। इसका जो प्रकाशन है वो 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्बोधिनी पत्रिका में, ठीक है, तत्बोधिनी पत्रिका में हुआ, ठीक है। आपसे पत्रिका का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इस पूरे जो व्याख्या है, ठीक है, इस पूरी व्याख्या को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पूछा गया है कि राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन इसको सर्वप्रथम गाया मतलब प्रस्तुत कब किया गया? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था, ठीक है। इसका प्रकाशन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, और किस में हुआ था? किस पत्रिका में हुआ था? तो तत्बोधिनी पत्रिका में हुआ था, ठीक है, तत्बोधिनी पत्रिका में हुआ था। तथा संविधान सभा ने इस गीत को, ठीक है, इस गीत को भारत का राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। देखिए यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। भारत के राष्ट्रगान, ठीक है, भारत के राष्ट्रगान को जो नेशनल एंथम है इसके रूप में कब अपनाया गया, ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला यहाँ पर लाइन है कि पूरे गीत में, ठीक है, पूरे गीत में 5 पद हैं। कितने हैं? तो 5 पद हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कितने पद हैं? 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को, ठीक है, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक है। इस गीत में जो है वो 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इसकी गायन अवधि जो है वो 52 सेकंड है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी अवधि कितनी है? तो 52 यानी 52 सेकंड की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है। भारत का गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में बता चुके हैं कि गणतंत्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो भारत एक गणतंत्र है, यानी कि भारत का गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी अच्छे से देखते हैं। दिया गया है कि किसी भी गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुनकर आता है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट प्रणाली
से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी। यानी कि यहाँ पर आपसे अनुच्छेद पूछे कि भारत का संविधान लागू होने के समय जो थे अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि 104 अनुच्छेद थे, 5 अनुसूचियां थी, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है 318 अनुच्छेद व 27 अनुसूचियां, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे के 2 ऑप्शन बचे हुए वो भी हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे आगे के 2 ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते होंगे कि 45 अनुच्छेद व 14 अनुसूचियां, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते होंगे कि 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था, तो उसमें जब संविधान जो है लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसका भी डी ऑप्शन आया था बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं कि क्या दी गई है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 26 नवंबर सन 1949, 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेदों की जो संख्या है, अनुच्छेदों की संख्या तो मूल रूप से अभी भी 395 ही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो है वो संशोधन के द्वारा बढ़कर 12 कर दी गई है, जिनमें सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 के द्वारा जोड़ी गई। आगे क्रमशः 12 तक इनको बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया। आपसे सभा पूछिए कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस सभा द्वारा किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान सभा। ठीक है, जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तथा इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, तथा इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 389, ठीक है, 389 थी, जिसमें कुल 15 महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, तो इसमें आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे देख सकते होंगे ऑप्शन में विक्रमी पूछी गई कि किस विक्रमी को जो है अंगीकृत किया गया था। जो संविधान सभा है, ठीक है, वो संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसको कब अंगीकृत किया गया था, किस दिन अंगीकृत किया गया था, विक्रमी में आपको बताना है। ठीक है, कोई सन में नहीं बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है, जैसा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, ठीक है, आत्मर्पित किया गया, और उस दिन जो विक्रमी संवत के अनुसार जो है वो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2006 संवत थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ। भारत का जो है वो गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर सन 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। मतलब जो 26 जनवरी 1950 है इसको भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि, ठीक है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग नहीं लिया था, ये आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद।
चलिए इसकी व्याख्या को भी हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको व्याख्या दी गई है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह थी हैदराबाद। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा भेजे थे, ठीक है, अपने प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो, ठीक है, हैदराबाद को बाद में जो है ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक है, भारत संघ में शामिल किया गया। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके जरिए से। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसकी हम व्याख्या को भी अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते होंगे, दी गई है कि अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक नए अनुच्छेद 338 का, ठीक है, 338 का द्वारा जोड़ा गया। ये भी 5 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपसे ज्यादा नहीं, बस ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया कौन से आर्टिकल में, यानी कौन से अनुच्छेद में, तो 338 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका प्रावधान कब हुआ, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, और कौन से आर्टिकल में हुआ, तो 338 का में हुआ। बस आपसे यही पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में, ठीक है, भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा में, ठीक है। शिक्षा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीय के शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया, तथा इसके अलावा ईसाइयों, मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप अगला टॉपिक देख सकते होंगे, उद्देशिका का दिया गया है। तो इस उद्देशिका को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में उद्देशिका से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो उसको भी आप अच्छे से करके आ सको और अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो ये वीडियो, ये क्लास यहीं तक रहती है। फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छी क्लास के साथ, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करके आ सके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।